इनकॉर्पोरेटेड इन कि टॉक्स में ये म्यूज चार्टिंग कैसे आ सकती है? एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? मैम टॉक्स में जो है मैम अस्सलाम वालेकुम। जी जी वैष्णव। मैम टॉक्स में ना इसमें सिनेरियो दिया हुआ होता है और जो है ना वो चार्ट दिया हुआ होता है। चार्ट ना फिल होता है पेशेंट का ना, यस। और उसमें ये लोग पूछ रहे होते हैं इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है ना कितने, मतलब अकॉर्डिंग टू स्कोर देख के कौन सा स्कोर में आप जाओगे, ग्रीन हम्म। जोन में, रेड जोन में या फिर येलो जोन में, ओके। वो काउंट ऐसा करके ही है, फिर। बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें आपके आपके पास एक फील्ड चार्ट होता है। ये ऐसे ही है जैसे लेबर केयर गाइड को बाज दफा वो दो तीन जो है वो भर के रखे होते हैं, और उसमें आपने देखना होता है कि क्या स्टेज ऑफ लेबर है, या इसमें क्या अर्जेंसी है, या इसकी फिर मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि मैनेजमेंट का पोर्शन हमेशा उसमें रहता ही है। यानी कि अगर आपको केस सिनेरियो कोई दिया भी हुआ, एपीएच पीपीएच, कोई यूट्राइन रप्चर, सेप्सिस के केसेस, यानी हैमरेज, हाइपरटेंशन, सेप्सिस के केसेस जो मैटरनल मोर्टेलिटी की रीजंस हैं, और मॉर्बिडिटी की भी, तो उससे रिलेटेड फिर आपके पास ये ग्राफ होगा। और इस ग्राफ के हिसाब से आपने अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन एनालाइज करनी है, और उस पे हाउ टू एक्ट फर्दर, उसमें फिर फर्दर आपने कैसे जाना होता है, ये चीजें हैं जिसके हिसाब से ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है इस किसी भी टॉक्स में। तो इसकी थोड़ी सी हम जरा देख लेते हैं कि इसमें इसको कैसे इंटरप्रेट कैसे करना होता है, क्योंकि मेन चीज तो इंटरप्रिटेशन ही है, बाकी तो केस के हिसाब से जो आपकी मैनेजमेंट है वो तो आपको पता ही होती है यूजुअली। तो अब इसमें जब में ये मेयोस चार्ट होता है, तो बेसिकली मेयोस चार्ट से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द पेशेंट्स मैनेजमेंट भी। तो कि आखिर इसकी जरूरत जो है वो क्यों होती है। ये नहीं होता है। नहीं। हाँ। तो बेसिकली जो मैटरनल कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज में ये चीज प्रूव हुई कि बाज दफा पेशेंट्स के जो वाइटल साइंस हैं या जो फिजियोलॉजिकल साइंस हैं, उनकी डिटेक्शन में, उनकी इंटरप्रिटेशन में डिले होता है, जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये एक मेयोस चार्ट है। मेयोस चार्ट तो एक है ना जो ऑब्स्टेट्रिक वाले पेशेंट्स में हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो कि 12 ईयर से ज्यादा जो बड़े हैं एडल्ट्स हैं उनके लिए होता है, पीडियाट्रिक्स के लिए होता है, लेस देन 12 इज लेबल्ड एज पीडियाट्रिक। तो इसमें मदर से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इनकॉर्पोरेशन की गई। तो वही, और उसमें फिर ये देखा गया रिट्रोस्पेक्टिवली भी और प्रोस्पेक्टिवली भी कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इनटू द मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, द मैटरनल मोर्टेलिटी हैज रिड्यूस्ड रिमार्केबली। तो इसमें क्योंकि जो मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, बेसिकली सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जिसमें हम अर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते शॉक के साइंस एंड सिम्टम्स बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें बेसिकली द मैटरनल रिजर्व इज greatly increase, is significantly increase, and one example is plasma volume expansion, और कार्डियक आउटपुट भी उसका बढ़ जाता है, यानी उसका रिजर्व, फिजियोलॉजिकल रिजर्व बढ़ जाता है। उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा भी रहा हो तो अर्ली डिटेक्शन उसकी नहीं होती। So basically this is an aggregate of the different physiological symptoms and the signs जिसके ऊपर हम अगर बेस करें अपनी मॉनिटरिंग, तो ये इसकी डिटेक्शन अर्ली हो सकती है। अब जो मेनली जो चेंजेस जो मैं अभी बता रही थी कि इसमें इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट है, कार्डियक आउटपुट है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, और इसके अलावा जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये सब ये मेन चेंजेस हैं जो कि ओवरऑल इसकी मॉनिटरिंग को इफेक्ट कर सकती हैं। एंड मैनी अ टाइम्स यू कैन सी कि जो सिम्टम्स भी होते हैं, दिस कैन ओवरलैप बिटवीन द कार्डियक सिम्टम्स एंड द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो इस वजह से हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन या अर्ली या तो हम ओवर डायग्नोज करते हैं या अंडर डायग्नोज करते हैं। तो इसमें काफी कंफ्यूजन के वो होते हैं, और इसमें अगर हम अर्ली ना पता करें तो इसमें
how rapidly it can evolve into an actual emergency situation, this sometimes is unpredictable. दो ओवरऑल सिचुएशंस जो है वो उसको एनालाइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। तो इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं कि अर्ली वार्निंग क्राइटेरिया जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं और साइंस हैं। अब इसके अलावा जो इसको थोड़ा सा कॉलम को इधर करते हैं, वो स्लाइड को कवर हो। तो उसके अलावा आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किसको करना है? एक तो आपने उसके हिसाब से जो है वो इन्वेस्टिगेशन और उसके अलावा जो सीनियर्स हैं या जो बाकी स्टाफ है उसको रिपोर्ट करना है, और सब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इसमें इन्वॉल्व करना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल सिचुएशंस। और बेड साइड एवेल्युएशन बाय सर्टेन टेस्टिंग, और उसके अलावा फिर उसकी ट्रीटमेंट राइट अवे आप शुरू कर देते हो। तो मकसद वही हुआ, to identify the sick woman at an early stage and initiate the right action at the right time। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं टू डिटेक्ट एट एन अर्ली स्टेज, इनिशिएट द राइट एक्शन एट द राइट टाइम, जिसकी वजह से जो है वो मैटरनल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी कम होती है। अब हु नीड्स म्यूज चार्ट? बेसिकली इसमें एवरी लेबरिंग पेशेंट और ऑल वीमेन जिनकी क्लिनिकल कंडीशन ऐसी है कि उसमें उसको हमें रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़े, एंड ऑल पोस्ट ऑपरेटिव केसेस इन रिकवरी। अब ये नहीं है कि अगर नॉर्मल हमने सिजेरियन कर लिया तो बस बात खत्म होगी, वो भी मेयोज चार्टिंग वाली कैटेगरी में आती हैं। अब मेयोज चार्ट आप किसी ना किसी हद तक, आप अगर एज सच अगर चार्ट की फॉर्म में आप नहीं भी कर रहे होते तो जो वाइटल साइंस आप मॉनिटर कर रहे होते हैं एटलीस्ट वो भी आपका एक मेयोज चार्ट ही है, लेकिन इन अ वेरी क्रूड फॉर्म। तो इसको अगर कलर कोडिंग या न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से आप करें तो एग्जैक्टली साइंटिफिकली यू कैन एवेलुएट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, और उसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी। और ये बहुत सारे लिटिगेशन के केसेस से भी बचाता है बिकॉज दिस इज साइंटिफिक बेस्ड एवेलुएशन। अब इसमें ड्यूरिंग फॉलोइंग एपीएच, यानी ये वो हैं जो कि क्लिनिकल सिचुएशंस हैं जिसमें पेशेंट बहुत जल्दी डिटीरियोरेट कर सकते हैं, एनी हेमरेज, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स और इवन सेप्सिस। और डिलीवरी और लेबरिंग पेशेंट्स स्पेशली द हाई रिस्क विमेन, और इन्फेक्शन जिसमें प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी एक उसकी मिसाल है। हाउ फ्रीक्वेंट? दिस इज क्वाइट वेरिएबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ सिंगल लाइन, उसमें स्टेटमेंट नहीं होती कि अब आप इस पे इतने घंटे बात करेंगे। दिस वेरीज, और ये जो वेरिएशन है ये डिपेंड करती है रिस्क स्टेटस पे और फिर उसका प्राइमरी डायग्नोसिस क्या था। सपोज पेशेंट अगर प्री एक्लैम्सिया में है तो डेफिनेटली वो उसकी रिस्क कैटेगराइजेशन ज्यादा ज्यादा हो जाती है। एंड इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑन एडमिशन, के एडमिशन टाइम पे ही उसके सिम्टम साइंस क्या थे, क्योंकि कुछ पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, या सपोज जिनका फीवर बहुत हाई है, या जो हाइपोटेंशन या हाइपोवोलीमिया में है, उनको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने की जरूरत पड़ती है। And abnormal scores should not just be recorded but should also trigger an appropriate response। यानी उस पे हमें एक्शन लेना होता है, ये नहीं कि हम उसके वो मॉनिटरिंग तो करते जाएं लेकिन उस पे एक्शन कुछ ना ले, उसका मकसद ही खत्म हो जाता है अगर हमने उस मॉनिटरिंग के हिसाब से एक्शन को एस्केलेट ना किया तो। अब इसमें 2 टाइप्स के यूज होते हैं जो ज्यादा कॉमनली और जो आपको भी आ सकते हैं, वो कलर ट्रिगर्स हैं, यानी जिसमें कलर कोडिंग यूज हुई होती है, जिसमें ज्यादातर येलो एंड रेड है, ग्रीन वाला या वाइट, ग्रीन या वाइट दोनों यूज हो सकते हैं फॉर अ नॉर्मल पेशेंट। तो कलर ट्रिगर इज सिंपल एंड विजुअल। ये जहां जहां पे कलर कोडिंग यूज होती है, ये बहुत सारे एरिया में कलर कोडिंग हम यूज करते हैं। इवन जो फीटल सर्वेलेंस वाले चार्ट्स हैं उनमें भी कलर कोडिंग का ही इस्तेमाल होता है, जो मतलब ज्यादा जो हाई फिडेलिटी वाले स्कोर्स होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करना कैन कंफ्यूज यू, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और मुश्किल होता है, उसको करना मुश्किल होता है और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं। कलर कोडिंग वेरी सिंपल, इवन योर हाउस ऑफिसर कैन मेंटेन दैट। अब कलर कोडिंग वाला जो एक ग्राफ है वो इसको एक रफ सा एक उसमें ये है कि इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर को ये अगर हम ले लें तो डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से
हाई और लो दोनों के हिसाब से जो है वो रेड के वो लिमिट्स बताई हुई हैं, और फिर येलो की और फिर वाइट की कि नॉर्मल कौन सा होता है। तो बिटवीन 38 एंड 36 इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, जबकि उससे ऊपर या उससे नीचे, खास तौर पे उससे नीचे जो है वो येलो शुरू हो जाएगा और उससे और नीचे ये रेड में आ जाएगा। तो जहां पे भी सपोज आपको जो पेशेंट का टेम्परेचर है सपोज हाई ग्रेड फीवर के साथ है और यहाँ पे उसको मार्क किया हुआ है, मे बी क्रॉस इसको लगा दिया जाए या टिक लगा दिया जाए, इसको ज्यादातर तो टिक ही लगा के किया जाता है, तो फौरन आपको समझ जाना चाहिए कि ये हाइपर पायरेक्सिया के साथ पेशेंट है। अब हार्ट रेट अगर उसी के साथ होगा, यानी अगर यहाँ पे टेम्परेचर इसका 39 से ऊपर है, टिक मार्क किया हुआ है इसको, तो इसके हिसाब से नीचे अगर हम आए हार्ट रेट के ऊपर, तो हार्ट रेट इसका अगर 150 से ऊपर है तो यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। सो अगेन ये दो रेड कैटेगरीज आ गई, और दो रेड कैटेगरीज का मतलब है हाई रिस्क, यानी ये रेड लाइन में सीधा सीधा एंटर हो जाएगा। अब ये सिर्फ एक चीज नहीं होती, अब दो से ज्यादा भी हो तो वो हाई रिस्क में आ जाती हैं, या दो येलो और एक रेड हो तो भी हाई रिस्क में आ जाती है। अब इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, और इसके अलावा जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड कलर, और इसमें विजाइनल ब्लीडिंग का है, और यूट्राइन टोन है, लोकिया है, और इसमें जो है वो डिफरेंट बहुत छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई हैं, पता नहीं आप लोग पढ़ सकते हो या नहीं, लेकिन इसमें उसके अलर्टनेस लेवल ग्लासकोमा स्केल्स भी इसमें आए हुए हैं जो कि इसका इसका फौरन बताते हैं, यानी पेशेंट अगर सिर्फ पेन को उसका स्टिमुलस है तो वो रेड में आएगा, और अगर अनकॉन्शियस है तो अनदर रेड। और इसी तरह से जो बाकी चीजें हैं इसका पेन का स्कोर भी, फिर नौसिया है या नहीं है, तो ये लुक्स अनवेल। अब लुक्स अनवेल भी पेशेंट की एक जनरल कंडीशन है, जो कि आप को अंदाजा आप लगा के तो उस पे अब ये सारे के सारे वो साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि आपने जिस पे ये पूरा ग्राफ भरा हुआ होगा, और उस पे आपको एक सिनेरियो जो दिया हुआ होगा, आपने उस सिनेरियो के हिसाब से बताना है कि ये पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और उस कैटेगरी के हिसाब से उसकी एक लाइन ऑफ एक्शन होगी, और लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से उसकी जो है वो आगे से एस्केलेशन ऑफ इवेंट्स है, टेस्टिंग है, ये सारा कुछ है। तो इसको अब आगे चलते हैं। अब यही ग्राफ है जो हमने इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड फॉर्म में देखा, अब उसके आगे इसका लाइन ऑफ एक्शन। अब सबसे ऊपर जो है ये डेटा आ जाता है। अब इसके ये जो बाकी चीजें हैं ये सब नीचे बताई हुई हैं कि इसमें जो है वो क्या है, विजाइनल जो ब्लड लॉस है उसमें उसकी क्वांटिफिकेशन हमने कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें, और ये सारा उसमें क्वांटिफिकेशन के बेसिकली वो बताई हुए हैं। उसके अलावा जो ABC है ये सब चीजें कि इसमें इंटरवीन आपने ऐसे करना है, और बाकी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन है वाइट ऑनली, वाइट का मतलब था नॉर्मल। अब ये बाज ग्राफ्स में वाइट होती है, बाज में ग्रीन होती है, और इसी तरह से येलो जो है ये एम्बर कलर का भी हो सकता है। तो वाइट का मतलब है कि पेशेंट ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, सो यू कैन कंटिन्यू विद द रूटीन ऑब्जर्वेशन। अब अगर एक सिंगल येलो आ गया, ये अब वो है जो बहुत रिफाइंड फॉर्म में है, यानी एक आप उसके एक एक पैरामीटर को लेके तो उस पर साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, उस पे लाइन ऑफ एक्शन है जिसको हम आगे जाके जरा डिटेल में भी देखते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल येलो अगर क्राइटेरिया आ जाता है तो उस पे आपने क्या करना है, दो येलो और एक रेड आ गया तो उस पे क्या करना है, दो रेड आ गए तो क्या, एंड मोर देन टू रेड है तो उस पे क्या लाइन ऑफ एक्शन है। और नीचे उसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन हु इज फिलिंग द फॉर्म। अब फिल किसने करना होता है, अमूमन ये मिडवाइफ्स कर रही होती हैं या हमारा नर्सिंग स्टाफ कर रहा होता है, बट समटाइम्स द डॉक्टर्स हैज टू। तो मतलब हमारे हाउस ऑफिसर या जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं वो इसमें इसको कर रहे होते हैं। सो इफ देयर इज वाइट ओनली, तो आप ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू करते हो एज सच। सिंगल येलो है तो आपने जो नर्स इंचार्ज है, यानी एक अगर फर्ज किया मिडवाइफ इसको भर रही है या जूनियर नर्स भर रही है, तो वो अपने सीनियर बंदे को बुलाएगी,
इसी तरह से अगर हाउस ऑफिसर भर रहा है तो वो अपने से सीनियर पीजी को या जो फर्स्ट ऑन कॉल या उसको सीनियर रजिस्ट्रार हम कहते हैं उसको भी बुला के दिखा सकता है, बिकॉज देन दे हैव टू इंटरप्रेट इट के इसमें कितनी कुछ जरूरत है इंटरवेंशन की। अब इसमें जब सिंगल येलो है तो रीचेक ऑब्जर्वेशन इन हाफ एन आवर और मोर फ्रीक्वेंटली इफ क्लिनिकली इंडिकेटेड। वही जो बात हम कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, and this is according to the overall condition of the patient and the basic diagnosis and the admission criteria। इन सारी चीजों पे बेस करेगा। तो सिंगल येलो में 1 घंटे बाद दोबारा देखें, और इससे भी ज्यादा अगर जरूरत पड़े तो। अब अगर फर्ज किया 1 रेड और 2 येलो आ गए तो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें, whosoever is, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द ऑन कॉल ऑब्स्टेट्रिक। ये तब जब एक नर्स कर रही है, वरना हमारा अगर हाउस ऑफिसर कर रहा है तो वो अपने सीनियर रजिस्ट्रार को कॉल करेगा। और फिर रीचेक ऑब्जर्वेशन इन 30 मिनट्स, यानी अब हाफ जो है वो हाफ एन आवर के बाद हमने उसको चेक करना है, या ज्यादा फ्रीक्वेंटली इफ देयर इज सम क्लिनिकल इंडिकेशन। नाउ वी एस्केलेट मोर विद द 2 रेड। अगेन अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें और रीचेक ऑब्जर्वेशन इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद उसको देखें, और मोर फ्रीक्वेंटली इफ क्लिनिकली इंडिकेटेड। तो आपका जो सिनेरियो होगा, या आपने अपने जो म्यूज चार्ट था उसके हिसाब से आपने ये देखा कि किस में फॉल कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक आप उसकी मैनेजमेंट में बताओगे। मैनेजमेंट में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैनेजमेंट में उसको बताओगे कि इसमें इसको हमने ये मतलब ये करना है, और उसके अलावा उसको 15 मिनट बाद चेक करो, और उस पर अगर जरूरत है तो एक्शन भी करो। यानी ये एक्शन जो है अब कितना क्विकली करना है, विल यू वेट फॉर अनदर मोर रेड और यू विल इंटरवीन राइट नाउ, देन डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन। सपोज पेशेंट प्लेसेंटा प्रीविया के साथ है, ब्लीड कर रही है, तो उसको हमने लटकाना नहीं है, जहां पे हमें हर 15 मिनट के बाद देखने की जरूरत पड़े, डेफिनेटली यू हैव टू इंटरवीन। अब अगर 2 रेड से ज्यादा आ गए तो अगेन अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें, और इसके अलावा जो अब अब ऑब्जर्वेशन हमने फिर 15 मिनट बाद करनी है, लेकिन कंसिडर कॉलिंग अदर स्पेशलिटीज और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक टीम एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, इसमें फर्ज किया अगर कोई सपोज पेशेंट जो है वो सेप्टिक एबॉर्शन के साथ आ गई, गट की इंजरी आप सस्पेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन सर्टन सिम्टम्स या साइंस, तो डेफिनेटली यू विल कॉल अ सर्जन। इसी तरह से मेडिसिन में अगर सपोज द पेशेंट इज इन स्वेयर सेप्सिस या स्वेयर हाइपरटेंशन में है, तो आप उसको मेडिकल स्पेशलिस्ट को आप कॉल करोगे। तो इस तरह से आपकी लाइन ऑफ एक्शन और टेस्ट इसमें सारे करवाने हैं, यानी इस उस पेशेंट की कंडीशन जो भी आपको सिनेरियो दिया होगा उसके हिसाब से टेस्टिंग आपकी इन सारों में आ जाएगी कि टेस्ट हमने करवाने होंगे। खास तौर पे यहाँ से ऑनवर्ड तो 1 रेड आ गया, फिर उसके बाद 2 रेड हैं या 2 से ज्यादा रेड हैं, टेस्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी, यानी आपने जो बेस लाइन करवाने हैं, और अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द पेशेंट आप उसमें उसको टेस्टिंग उसके हिसाब से स्पेसिफाइड हो जाएगी, उसमें हो जाएगी, अगर मतलब वो सिनेरियो के हिसाब से बेसिकली आप डिसाइड करोगे। अब इसमें जो एक्शन लेने वाले जो चीजें होती हैं, यहाँ पे आप रेड अलर्ट हो जाते हो, अलर्ट होते हैं, यानी इंटरवीन। आप देखते हैं कि अब पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट कर रही है, लेकिन जो रेड ट्रिगर है वो एक्शन वाला होता है। तो जो अगर रेड में ये आ गया, और रेड के क्या है, टेम्परेचर 35 से कम या 38 से ज्यादा, सिस्टोलिक बीपी 90 से कम या 160 से ज्यादा, इसी तरह से डायस्टोलिक 100 से ज्यादा, और हार्ट रेट लेस देन 40 और मोर देन 120। अब ये आपने देखा होगा कि कितनी दफा फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है, लेकिन हम उस पर उतना अलर्ट नहीं होते, तो चीजें बार दफा बहुत रैपिडली डिटीरियोरेट कर जाती हैं। रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 और मोर देन 30, और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 95, एंड पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिव टू पेन ओनली, यानी वॉइस को भी नहीं, सिर्फ पेन को। तो यहाँ पे फिर आपने इस पे एक्शन लेना होगा। अब एक्शन प्रोटोकॉल अगेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो
ये सारा हो गया, ये हमने सारे का सारा ये देख लिया। अब कलर कोडिंग जो है वो इसमें रेड ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये सीरियस पेशेंट्स को इंडिकेट करता है, जबकि येलो कलर जो है वो पेशेंट की वर्सनिंग कंडीशन। तो इसमें हमें अब तैयारी कर लेनी है ट्रीटमेंट की भी और सारी टेस्टिंग वगैरह की भी। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज इज अनदर थिंग विच इज सिंपल टू यूज, क्योंकि ये कलर कोडिंग वाले ग्राफ की अवेलेबिलिटी भी एक मसला होता है, तो हर जगह ये अवेलेबल नहीं होते। लेकिन आप उसको कलर कोडिंग जो न्यूमेरिकल है वो उसके हिसाब से भी कर सकते हो, अगर ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू इम्प्लीमेंट एंड टू फिल, क्योंकि यहाँ से रिस्क स्कोरिंग को कैलकुलेट करना बाय नंबर्स इज अ टीडियस जॉब एंड अ कॉम्प्लेक्स वन एज वेल। तो इसमें अगेन जो हम अब 3 जो है ये वर्स है, जो 0 और 1 है ये नॉर्मल है, और इसमें जो है वो इसका कलर कोडिंग भी देख लो, ये मतलब ये बिल्कुल इसमें नॉर्मल वाला ये कलर है, और ये फिर उसमें येलो में आ जाता है, ये थोड़ा सा ऑरेंज है, जो इसमें इतना ऑरेंज लग नहीं रहा, लेकिन ये रेड का हमेशा रेड ही रहता है। तो इसमें ये वही चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, अब उसमें था सिर्फ रेड का हमने देखा, लेकिन इसमें अगर लेस देन 8 हो गया तो ये नंबर 3 यानी 3 स्कोर, और दूसरे एंड पे अगर हम देखें मैक्सिमम पे तो ये 25 से ऊपर होगा तो 3 स्कोर होगा। तो ये वाले और ये वाले, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो इस रेंज के दरमियान वाले जो हैं ये येलो कलर में आते हैं, येलो कोडिंग में आते हैं, यानी जो दरमियान वाली वर्सनिंग स्टेज है बट स्टिल नॉट वेरी सीरियस, तो इसके दरमियान वाली रेंज। लेकिन अगर इस पे पहुंच गया या इस पे इस एंड पे पहुंच गया तो ये दोनों डेंजरस लिमिट्स हैं। तो इसके हिसाब से आपने इसका स्कोर निकालना है। एंड हाउ डू वी फिल द स्कोर? इसमें अगर 0 to 2 हो तो इसमें रूटीन की आप जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं 12 आवरली, और अलर्ट इसमें कोई नहीं होता, यानी इसमें अलर्ट वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। देन बिकम्स जो कि इसमें येलो कलर है, और उसके बाद फिर एम्बर कलर और रेड कलर, इसमें अब 4 में हमने डिवाइड कर दिया। तो 3 to 5 वाला 1 to 4 आवरली हमने इसको मॉनिटरिंग करनी है, और इसमें अलर्ट कर दिया सीनियर को, और जो रिव्यू है वो 30 मिनट्स के बाद, यानी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऑब्स्टेट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट को बताएं और रूल आउट सेप्सिस। और इसके अलावा 6 to 8 में सिक हो जाएगा, और इसको भी हमने 1 to 2 आवरली ऑब्जर्व करना है और सीनियर्स को बताना है। एंड अर्जेंट कॉल टू द मैटरनिटी टीम एंड द मेडिकल एक्सपर्ट्स। मोर देन 9 एक्ट नाउ, यानी अब सीरियस हो गया पेशेंट। इसमें 30 मिनट्स, जो हमने कलर कोडिंग के हिसाब से इसको 15 मिनट किया था, और सिक वाले को हमने हाफ आवरली किया था, तो इसमें थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल कोडिंग के साथ ये फर्क है कि इसमें एक रेंज होती है स्कोरिंग की, 6 to 8 है, मोर देन 9 है, 3 to 5, जबकि उसमें एक कलर कोडिंग के साथ हमें एग्जैक्टली पता चल गया। यही वजह है कि उसको फिल करना, उसमें गलती का इम्कान कम है कलर कोडिंग में, जबकि इसमें गलती का इम्कान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सीरियस और जो वर्सनिंग है वो ओवरलैप कर सकती है। अब इसको अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें तो इसको इस तरह से ये बनेगा, यानी ये कलर कोड था ग्रीन या जिसको हमने पहले व्हाइट में भी देखा, यानी व्हाइट और ग्रीन दोनों ही चल सकते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल स्कोर है 0 to 2, तो रूटीन की केयर। अब जो येलो था और इसमें इसके साथ फिट होगा स्कोर 3 to 4, तो इसमें जो चेक, अब बार दफा ऐसा होता है कि आप इसमें मिसलीड भी कर सकते हैं, इसमें ये बेसिकली ये म्यूज चार्ट के थोड़े से आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं, यानी इसमें गलती का इम्कान हो सकता है। तो उसमें ये भी है कि हो सकता है वक्ती तौर पे पेशेंट का बीपी थोड़ी देर के लिए रेज हो जाए, बट देन इट सेटल्स। तो ऐसी ऐसी सूरत में अगर कोई पैरामीटर खराब आता है, जैसे थर्मामीटर पे अगर वो हो गया, आप थर्मामीटर को चेक करोगे, सो यू चेक इक्विपमेंट फंक्शन एंड द ट्रबल शूट, परफॉर्म असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट द पोटेंशियल इटियोलॉजी ऑफ द स्कोर, कि क्या वजह है कि ये भर रहा है, व्यू वाइटल साइन ट्रेंड लाइन के कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और फिर उसके बाद जरूरत हुई तो नर्सिंग इंटरवेंशन है, अभी उसमें एक्शन लेने की ऐसा जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंट असेसमेंट इंटरवेंशन एंड आउटकम।
फिर वाइटल साइंस की मॉनिटरिंग इस पे हमने आधा घंटा कर दी थी, और अनटिल दे रिटर्न टू द बेसलाइन, या वर्सन हो जाए या नॉर्मल हो जाए। यानी अब इस स्टेज पे, ये वो वाली स्टेज है, यानी इसको बॉर्डर लाइन हम कहेंगे, कि यहाँ पे हमने एक रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया, हमने उसको फ्रीक्वेंटली देखा कि ये मजीद वर्सन हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है, या सिर्फ एक टेम्परेरी वो थी। इस मतलब इसकी एक मिसाल है कि जैसे हम साइटोटैक देते हैं पेशेंट को, तो उसमें टेम्परेचर रेज हो जाता है, तो वो तो एक टेम्परेरी फिनोमेना है। यहाँ पेशेंट को शिवरिंग भी हो सकती है, तो दैट इज अ ड्रग रिलेटेड रिस्पॉन्स। तो उसमें फिर हमने फौरी फौरी तौर पे एक्ट नहीं करना, रादर वी हैव टू मॉनिटर, बट वी कैन सीक ओपिनियन फ्रॉम द सीनियर्स, और जो उसके स्पेशलिस्ट हैं वो भी, लेकिन उसको हम देखेंगे। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे। टेम्परेचर तो एक चीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा सीरियस होंगी, जैसे पेशेंट का कॉन्शियस लेवल अगर इफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो दैट इज अ मोर क्रिटिकल इंडिकेटर एज कंपेयर टू द टेम्परेचर। तो उसके हिसाब से फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अब टेक एक्शन स्कोर 5 to 8, ये रेड हो गया, ठीक है। इस पे अगेन चेक इक्विपमेंट, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, और उसका सारा वो हमने देखा, और बाकी हमने सीनियर्स को बुलाया और मेडिकल रिस्पॉन्स टीम को बुलाया, और डॉक्यूमेंट असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड आउटकम, मॉनिटर वाइटल साइंस एट मोर फ्रीक्वेंट, यानी हर 15 मिनट के बाद, अंटिल रिटर्न टू बेसलाइन और स्कोर इज लेस देन 3। अब इसमें जो है वो, अब इस पे आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अब इसमें इवन एक्शन लेने के बाद भी द मॉनिटरिंग विल कंटिन्यू एज सच, क्योंकि जब आपने एक्शन लिया, सपोज अगर ये पेशेंट टेम्परेचर के साथ है, या अगर फर्ज किया उसका बीपी लो हो रहा है, तो आप उसको जो फ्लूइड्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, वेजोप्रेसर एजेंट स्टार्ट करते हैं इफ इंडिकेटेड, और फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। और इफ द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, तो उसमें आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं इन इंजेक्टेबल फॉर्म विच एक्ट रैपिडली, या अगर पेशेंट प्री एक्लेम्शिया वाला है तो उसको आप मैग्नीशियम सल्फेट दिया और उसका इफेक्ट देखो, एंड मॉनिटर आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, एंड देन सी वेदर वर्सन मोर और इज उसका स्कोर बेहतर हो रहा है। ये आपने सारा कुछ फिर देखना होता है। अब इसकी वैलिडिटी क्या है? सेंसिटिविटी है तकरीबन 90% के करीब, स्पेसिफिसिटी है जो 80% के करीब, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है तकरीबन 40 के करीब, और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है 100% के करीब। लेट्स सी व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिविटी, क्योंकि ये लफ्ज आपके बहुत सारी चीजों में कॉमनली यूज होते हैं, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव। इस पे अगर फर्ज किया कभी किसी टेस्ट के बारे में ये भी आए कि ये फलाना टेस्ट हुआ जिसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इतनी है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इतनी है, तो इसका क्या मतलब है? सो यू मस्ट नो कि व्हाट इट मीन्स। तो सेंसिटिविटी बेसिकली एक टेस्ट की एबिलिटी है टू करेक्टली आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल विद अ कंडीशन, ट्रू पॉजिटिव, यानी वो टेस्ट करेक्टली उसको डिजीज को आइडेंटिफाई कर ले। और जैसे हम कह सकते हैं कि HbA1c, ठीक है, कि वो उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है। ब्लड शुगर फास्टिंग या रैंडम उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। और इसमें जो है ये यानी ये एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई करता है जिनमें ये कंडीशन हो। स्पेसिफिसिटी है जो कि इसकी किसी भी टेस्ट की एबिलिटी है टू करेक्टली आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल जिनमें वो डिजीज नहीं है, यानी ट्रू नेगेटिव, यानी वो टेस्ट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करेगा उनको जिनमें ये डिजीज नहीं है। दिस इज स्पेसिफिसिटी, and it focus on accurately identifying those without the condition. अब पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? सेंसिटिविटी तो ये थी कि एक टेस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि इस इंडिविजुअल में ये डिजीज मौजूद है, लेकिन पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है वो हम टेस्ट को भी वेरीफाई करते हैं, यानी जो टेस्ट किया उसने आइडेंटिफाई किया कि इस पेशेंट को ये डिजीज है। लेकिन पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट, या जैसे हम इस वक्त स्क्रीनिंग स्कोर की बात कर रहे हैं, कि वो कितना को आइडेंटिफाई कर सकता है करेक्टली अ डिजीज और कंडीशन बेस्ड ऑन अ पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, आपको लगेगा तो ये कि जैसे सेंसिटिविटी और ये है, लेकिन बेसिकली दिस इज फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन, और ये हम करते हैं ट्रू पॉजिटिव जो है वो ऑब्लिक ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स।
यानी कितने आइडेंटिफाई हुए और कितने आइडेंटिफाई ना हुए। यानी ये जो हम सेंसिटिविटी इसकी बात कर रहे थे, ये 90% है इसकी। यानी 90% पेशेंट्स में हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को एक्चुअली मसला है, लेकिन 10% में हमें नहीं भी पता चलेगा, बावजूद इसके कि वो वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी उसमें एरर आ सकते हैं कि हमें लेट पता चले, क्योंकि बेसिकली ये स्कोर भी तो डिपेंड करता है उन्हीं फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हम उसका ट्रेंड नहीं देख रहे होते, उसको हम हर आधे घंटे बाद या उसको विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीवियस रीडिंग वो उसको हम उस तरह से स्कोर नहीं कर रहे होते। इसी तरह से नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है वो बेसिकली इस स्पेसिफिसिटी को टेस्ट कर रही होगी कि ये वो प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद अ नेगेटिव टेस्ट कि उसमें कितने करेक्टली आइडेंटिफाई हुए जिनमें डिजीज नहीं थी, जो कि ट्रू नेगेटिव्स हैं। तो ट्रू नेगेटिव ऑब्लिक ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो ये इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन का। तो ये खा लो टेस्ट जो की खा। एबिलिटी और ये उस टेस्ट की मजीद वेरिफिकेशन। क्या ठीक। क्या कह रही हो? क्या ले लेना? अब मेजरमेंट आर्टिफैक्ट, यानी इसमें क्या मसले हो सकते हैं, इस मेयोज स्कोरिंग के मसले क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक सिंगल एब नॉर्मल रीडिंग जो है वो दैट कैन रिफ्लेक्ट मेजरमेंट आर्टिफैक्ट, यानी मेजर करने वाला, या बाज दफा इवन अगर आपने मॉनिटर पे भी लगाया होता है पेशेंट को, उसमें भी एरर आ सकते हैं। यही वजह है कि अगर एक अगर उस पे आपके मॉनिटर पे अगर एक रीडिंग आ जाती है हाइपोटेंशन की या हाइपरटेंशन की, तो यू वेरीफाई इट विद द मैनुअल मेजरमेंट, क्योंकि इसमें आर्टिफैक्ट जो है वो आ सकते हैं इंडिविजुअल फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, उसकी मेजरमेंट में भी वो हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। वेरीफाई आइसोलेटेड एबनॉर्मल मेजरमेंट जैसे हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेशन रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी एक एबनॉर्मल रीडिंग पे इवन हम एक सिंगल एबनॉर्मल टेस्ट पे भी एक्शन नहीं लेते जब तक उसको वेरीफाई ना कर ले। तो एबनॉर्मल मेजरमेंट्स को हमेशा वेरीफाई करें अगर ये सिंगल हैं और नॉट इन कॉम्बिनेशन विद द अदर एबनॉर्मेलिटीज इन द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, यानी अगर एक सिंगल हो तो उनको जरूर करें। अब अर्जेंट बेड साइड एवेल्युएशन इज यूजुअली इंडिकेटेड इफ एनी वैल्यू परसिस्ट फॉर मोर देन वन मेजरमेंट, अगर वो परसिस्ट करे तो इसका मतलब है अब उसकी वैलिडिटी है। वैल्यूज प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन विद एडिशनल एबनॉर्मल पैरामीटर जो हमने इसके रेफरेंस में बात की, और वैल्यूज रिकर मोर देन वंस। तो ये वो चीजें हैं, ये वो सारी पैरामीटर्स हैं जिसपे उसको हमें बेसिकली एवेल्युएशन, फर्दर एवेल्युएशन की जरूरत पड़ेगी। अब इमीडिएट एक्शन की हमने ऑलमोस्ट बात करनी हुई है कि ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने उसमें न्यूमेरिकल में भी देखे और उसमें भी देखे। और इसमें ऑनिक यूरिया है जो लेस देन 35 मिलीलीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स इज अनदर पैरामीटर। मैटरनल एजिटेशन, कंफ्यूजन, यानी उसकी जो जनरल जो उसका है उसका नॉर्मल जो इसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो आपने देखना होता है। And patient with hypertension reporting a non-remitting headache or shortness of breath. तो ये बेसिकली उसके सिम्टम्स हैं जिसको हम इन कॉम्बिनेशन, अब सपोज अगर पेशेंट को ये सब नहीं है, मदर ठीक है, कंफर्टेबल है, उसको पेशेंट को कुछ मसला नहीं है, शी इज सिटिंग कंफर्टेबली और लाइंग कंफर्टेबली, और उसमें उसकी हेडेक या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज नॉट देयर व्हेन शी इज इन द बेड, और उसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन भी जो है वो 96% है, नॉर्मल उसका है, तो उस सूरत में आप बीपी सिस्टोलिक अगर 160 से ऊपर भी जाएगा तो आप उसको मेजरमेंट तो फ्रीक्वेंटली करोगे ही करोगे, बट यू विल स्टार्ट ट्रीटिंग द पेशेंट। ठीक है, लेकिन इसके साथ जब इन सारी चीजों के साथ है तो उसमें एक्शन में कुछ और चीजें एंटर हो जाएंगी, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट शामिल उसमें हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ एडिशनल टेस्टिंग इसमें आएगी, और उसमें क्लिनिकल सिचुएशन का जो स्टेटस है, जो कैटेगराइजेशन है, वो ज्यादा होगी, ज्यादा डेंजरस वाली लिमिट में आ जाएगी। तो व्हेन द बेड साइड एवेल्युएशन इज नॉन डायग्नोस्टिक, यानी अगर हमें उससे पता नहीं चल रहा, हमने ये मेयोस चार्ट किया लेकिन हमें इसका नहीं पता चल रहा, तो फिर हमें उसकी जो है वो पूरे का पूरा एमडीटी को इन्वॉल्व करके फिर हमें उसको
जो है वो सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग और उसके ऊपर हमें रिव्यू करना पड़ता है, एंड इन कोलैबोरेशन विद द प्रीवियस क्लिनिकल रिकॉर्ड। फिर आप उसकी जो है वो सारी चीजें वो आप देखते हो, क्योंकि बाज दफा इवन ये जो सारी चीजें हैं जो हम बात भी कर रहे हैं उस पे भी ये 100% हमें एग्जैक्ट जो है वो पेशेंट का स्टेटस हमें नहीं बता सकते। और रिकरेंट का मतलब रिकरेंट बार बार वो अगर वो हो रहे हैं तो उसमें हमने ये ऑलमोस्ट वही रेपिटेशन ही है जो हमने अभी बात की है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग बढ़ा दी और एवेल्युएशन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी, रिससिटेटेड डायग्नोस्टिक हमने टेस्टिंग के लिए भेज दिया, और बाकी अप्रोप्रिएट डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी अंटिल डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड। और उसके अलावा क्रिटिकल इल है तो फिर तो सारा वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम वाली सब चीजें आ जाएंगी, जो कि उसमें इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक जो है वो सारा जो रिस्पॉन्स है वो उस पर एस्केलेट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द एवरीथिंग अबाउट मेयोस चार्टिंग। लेकिन इसमें बेसिकली स्किल आपको तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इसको फॉर्म को भरो नहीं किसी पेशेंट के ऊपर और फिर उसको रिट्रोस्पेक्टिवली इंटरप्रेट ना करो इन कॉम्बिनेशन विद अ सिनेरियो. So I will advise to have the printed form of this Mayo's chart and then fill it along the bedside of a patient who is ill, या सिक है या इल है, वो उसकी कंडीशन के हिसाब से, और फिर इसको देखें। बिकॉज इस तरह से जो हम पढ़ भी रहे होते हैं, जब तक आप उसको हैंड्स ऑन नहीं करते तब तक इसमें आपको उसका जो डीप कंसेप्ट है क्लियर नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लेबर केयर गाइड को फिल किए बगैर उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो एनीथिंग अबाउट दिस होल प्रेजेंटेशन, या कोई इसमें सवाल है तो ठीक है, वरना फिर हम इसको क्लोज करें। मैम ये प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी ग्रुप में? ये आप इमरान साहब से पूछ लीजिएगा, ठीक है, ये आपको वही बताएंगे, गाइड करेंगे। एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस प्रेजेंटेशन, या ये जो हमारा टॉपिक है आज का उससे रिलेटेड। लेकिन इसको मैंने बता दिया ना कि इसको एग्जाम में जब आए तो वो इसी तरह से आता है, वो ये नहीं होता कि आपके सामने ग्राफ पड़ा होगा और उस पर बस सवाल होंगे। ग्राफ को इन फील्ड ग्राफ, और जैसे यूरोडायनेमिक्स के ग्राफ आ जाते हैं, लेबर केयर गाइड के वो आ जाते हैं, या कोई भी इस तरह का स्कोरिंग पहले होगा और उसके साथ एक सिनेरियो होगा और उस पर आपकी डिस्कशन बेस होगी जो मैनेजमेंट तक फिर जाएगी, ठीक है। तो उसमें मैडम कम से कम ये चीज मैम वो एवेल्युएट हो रही होती है कि आप कितना को फेमिलियर हैं इस ग्राफ के साथ, और इसको आप इंटरप्रेट करना जानते भी हैं या नहीं जानते, एंड यू नो कि किस स्कोर के ऊपर आपने क्या करना है। ये चीजें हैं जो फिर असेस हो रही होती हैं। जी। मैम मैडम नेक्स्ट आपसे टॉपिक रिक्वेस्ट करनी थी। हम्म। मैडम ये नेक्स्ट क्लास जो है ना मैडम एचआरटी पे रख लें। आपकी एचआरटी पे बहुत अच्छी क्लास है लेकिन केस डिस्कशन कोई नहीं है, और हम्म। एचआरटी की केस डिस्कशन थोड़ी मुश्किल होती है, समझ नहीं हम्म। आती कि कैसे प्रोसीड करें और ठीक है, क्या। आप फिर यूं कीजिएगा कि डिफरेंट केस सिनेरियो जो आपके ख्याल में समझ में मैम ना एक आने वाली एक्टिविटी है, कर लो। तो आप डिफरेंट केस सिनेरियोज जो हैं वो इमरान साहब को भेज दें, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ठीक तो है। उसके केस के हिसाब से फिर हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है मैडम। मैम एक ये कीजिएगा, थैंक यू। स्पैरो पे जो है ना ट्यूबर जी। ब्लॉकेज के साथ पेशेंट आई है। हम्म। हेलो। हाँ जी। हेलो। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस जी मैम। मैडम मैम आवाज एक तो आ रही है। हाँ। नेक्स्ट क्लास आप मैम एक इसके बाद एचआरटी के बाद मैम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन पे भी क्लास रखें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है फिर, अगर ये सारा समझ आ गया तो ठीक है, इसको मैं फिर अब क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू मैडम। बाकी इसके बारे में फिर आप पूछ लेना, शेयर वो इमरान साहब आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।